नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दतिया में ऐलान जंग, फिर जमेगा चुनावी रंग। राजनीति और क्रिकेट, ये बार बार हम बात कहते हैं कि गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, शानदार अनिश्चितताओं के खेल हैं। किसने सोचा था कि दतिया से पिछले चुनाव में सफल न होने वाले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को एक मौका, और वो भी लगभग जब अगले चुनाव के पहले 2.5 साल हो चुके हैं तब मिल जाएगा। हालांकि अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो इससे तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट डॉक्टर मिश्रा के अलावा कौन। ये जाहिर तौर पर इसलिए इस पर बहुत अगर मगर नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत दिलचस्प सिचुएशन होगी। एक और योद्धा बीजेपी का, वो फिर मुख्य धारा की राजनीति में होगा। टिकट मिलता है अगर और चुनाव में जीत हासिल करते हैं, क्योंकि बात हमने क्रिकेट की है, तो जब तक अंतिम नतीजा ना आ जाए तब तक, लेकिन फिर भी जाहिर तौर पर अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता है तो वो एक ऐसे प्रतिस्पर्धी ज़रूर हैं। और पिछले चुनाव के नतीजे भी ये बताते हैं कि हार और जीत का अंतर काफ़ी नेक टू नेक रहा। तो जाहिर तौर पर इस बार भी मुकाबला दिलचस्प ही होगा और पलड़ा बीजेपी का भारी हो सकता है। तो इस स्थिति में अगर कल्पना भी करें कि नरोत्तम मिश्रा जी जीत कर आते हैं, तो फिर अगला सवाल क्या पूछा जाएगा, कब बन रहे हैं मंत्री। मंत्री बनेंगे तो फिर ऑलरेडी दिग्गजों से भरा है कैबिनेट, एक और दिग्गज, या उसके पहले कुछ परिवर्तन कैबिनेट में। और नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे राजनेता हैं जो तमाम तरह के चुनावी प्रबंधन और इन सब में माहिर हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को लेकर वहाँ कोई सहानुभूति की लहर जैसी बात है। क्या राजेंद्र भारती के परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा, और क्या ये उनके पुत्र हो सकते हैं। और अगर उनके पुत्र होते हैं और कांग्रेस उनको चुनती है, जैसी कि परंपरा रही है, तो क्या उनको फ़ायदा मिलेगा कि चुने गए थे 5 साल के लिए, लेकिन 2.5 साल में ही एक आपराधिक मामले के चलते उन्हें कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। ये सब चीज़ें वक्त के आने वाला जो भविष्य है उसमें छिपी हुई हैं, जो उसी वक्त हमें पता चलेंगी। लेकिन 3 अगस्त को इतना तय है कि हमें दतिया से एक बार फिर उम्मीदवार मिलेगा। कांग्रेस या बीजेपी किसका, ये आने वाला समय यानी ज़्यादा दूर नहीं है। आज 2 जुलाई है और 3 अगस्त को, यानी ठीक 1 महीने बाद ये बात हो रही होगी कि कल नतीजा आने वाला है 2 अगस्त को, और 3 अगस्त को तो हम यही कह रहे होंगे, एक बार फिर यहाँ से इनकी शानदार जीत। ये कौन होंगे, इसके लिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को जनता का फैसला सामने आएगा। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। बैंक एफडी घोटाले से जुड़े मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। अब इस सीट पर फिर से चुनावी रण सज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। ने समय से चुनाव कराने की घोषणा की, हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी। सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की रणनीति पर है। 2023 में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वहीं कांग्रेस सहानुभूति और संगठन दोनों के सहारे अपनी जीत बरकरार रखने की कोशिश में है। पार्टी में राजेंद्र भारती के परिवार से उम्मीदवार उतारने की चर्चा भी तेज है। वहीं आजाद समाज पार्टी पहले ही मैदान में उतर चुकी है। वो अपने प्रत्याशी दामोदर यादव के जरिए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है।
वहां की जनता को कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, मजबूत कीर्ति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना है। 3 महीने से हमारी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लगभग 3 महीने पहले मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तब से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता गांव चौपाल कार्यक्रम करके वार्ड वार्ड में जाके तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब भाजपा ने तैयारी शुरू भी नहीं की और कांग्रेस चुनाव को ही नकार रही थी, तो हम लोग बहुत आगे खड़े हैं और बहुत आगे रहेंगे। दतिया की जनता के आशीर्वाद से फतह हासिल करेंगे। दतिया उपचुनाव कई राजनीतिक संदेश तय करेगा। बीजेपी के लिए खोया गढ़ वापस पाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए अपनी सीट बचाने की अग्नि परीक्षा। वहीं छोटे दलों के लिए राजनीतिक विस्तार का मौका होगा दतिया उपचुनाव। अब सियासी शोर बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप तेज होंगे और जनता के बीच वादों की बारिश होगी। लेकिन आखिरी फैसला 30 जुलाई को ईवीएम में कैद होगा और 3 अगस्त को सामने आएगा। तभी पता चलेगा कि दतिया की जनता ने किसे अपना भरोसा सौंपा। तब तक चुनाव के रंग सियासत को सराबोर करते रहेंगे। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या बीजेपी दतिया में 2023 की हार का हिसाब किताब चुकता कर पाएगी? क्या उपचुनाव में कांग्रेस सहानुभूति को जीत में बदल पाएगी? क्या उपचुनाव का नतीजा 2028 की राजनीति का संकेत देगा? जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। जैसा हमने आपको बताया था कि कांग्रेस अपने पैनलिस्ट नहीं भेजेगी 3 दिनों तक, और यही वजह है कि हम, क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी अगर पैनलिस्ट मौजूद हो तो निश्चित तौर पर बात एक तरफा होगी, इसलिए हम सिर्फ पत्रकारों के पैनल के साथ, दूसरा दिन है आज और एक दिन बाद यानी शुक्रवार को एक बार फिर पैनल पत्रकारों का ही होगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं जयप्रकाश पाराशर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स बंसल न्यूज़, बहुत स्वागत है मनोज। और दिनेश गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। दिनेश जी, आप उसी रीजन से भी आते हैं, शिवपुरी आपका मूल क्षेत्र रहा है, नेटिव प्लेस है आपका, और ग्वालियर चंबल की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते और समझते आए हैं। दतिया में जो पिछले चुनाव का मंजर था वो आपको लगता है कि 2.5 साल बाद पूरी तरह बदला होगा, और जो भी तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दतिया में रही, क्या आप देखते हैं कि 2026 में जुलाई में उसका असर न्यूनतम हो चला है, या आप ये भी देखते हैं कि कांग्रेस को भी खारिज वहां नहीं किया जा सकता है? जी, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा देखिए, वहाँ बदलाव है नहीं। जिस तरह की परिस्थिति हमने 26 में देखी थी, जो क्षमा करें 2023 में देखी थी, तो उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं हारे थे नरोत्तम मिश्रा जी, कि उनके लिए ये जो है कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दतिया तो उन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसको उन्होंने मजबूत किया। जो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई वहाँ परिवर्तन नहीं है, वो इसके कारण कर रहा हूँ कि जो मैदानी स्थिति है वहाँ, जो स्थानीय आप जातिगत समीकरण देखोगे या जो लोगों का अन्य तरह के जो मुद्दे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया। आप जातिगत समीकरणों में जो इंटरेस्टिंग अभी जो आप देखने जो डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है वो आज़ाद समाज पार्टी का है। वो एक ऐसा वहाँ एक कैंडिडेट है, ये पता नहीं है कि ये किसको नुकसान पहुँचाने वाला है आगे। सामान्यतः धारणा ये बनती है कि कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने वाला है, लेकिन जब हम वहाँ पूरी राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं, वहाँ के सारे हालात देखते हैं, तो ये खतरा वहाँ बना हुआ है। लोकल लोग महसूस कर रहे हैं कि इससे जो नुकसान है, यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आते हैं तो ये सब संभावना पर है, वो यदि आते हैं तो जो मुकाबला है वो वैसा ही होगा 2023 जैसा, कि हो सकता है कि 2, 4, 5 हज़ार आगे पीछे जो वोट है उसमें कुछ जो है हार जीत का फैसला हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दामोदर यादव एक ऐसे ताश के पत्ते हैं दतिया की चुनावी बाजी में कि कब कहाँ किस तरफ वो पत्ता सरक जाए। फ़ायदे और नुकसान की अगर हम बात करें तो कहना मुश्किल है। क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, या बीजेपी के वोट कटवा बनेंगे और कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अभी बहुत वक्त है
और नरोत्तम मिश्रा चुनावी प्रबंधन के एक माहिर रणनीतिकार हैं। तो देखिए अभी ऊंट किस करवट बैठेगा। वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम वक्त में भी काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करने में बीजेपी और बीजेपी के नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा काफ़ी आगे नज़र आते हैं। जयप्रकाश जी, आप किस तरह देखते हैं? अब जनता का एक माइंडसेट ये भी रहता है कि विकास के साथ चलो, यानी सरकार के साथ चलो, और बाय इलेक्शंस कहे भी जाते हैं कि वो गवर्नमेंट के फेवर में जाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं दतिया का चुनावी रण? 2.5 साल का समय, एक अपोजिशन के विधायक का सारा कार्यकाल भी देख लिया है वहाँ की जनता ने, तो किस तरह की स्थितियाँ चुनावी वहाँ आप देखते हैं? बिल्कुल, जो 2023 के हालात थे और जो आज के हालात हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें जो बदलाव है उनमें से प्रमुख बदलाव तो यही है कि 2023 में जो लोग एकजुट हुए थे इस बात के लिए, क्योंकि उस समय नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री थे और उनके खिलाफ जो नाराज़गी थी, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो एकजुट हुए थे, उनका शायद उनमें से एक बड़े हिस्से का गुस्सा निकल चुका है। उन्होंने कहा कि हर कीमत पे एक वर्ग हमेशा होता है जो लामबंद होता है, और नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे चुनाव के नतीजों से और उसके बाद काफ़ी कुछ सीखा होगा। मुझे लगता है कि वो पिछले 2-3 महीने से जो लगातार वहाँ पर रह कर के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी रणनीति में भी काफ़ी बदलाव आया होगा। ये बात जो अभी सामने आई कि जो अंतर था वो काफ़ी कम था उनकी हार का, लेकिन जो स्थानीय, इसमें क्या है शरद जी, ये बात सही है कि जो राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तो प्रो इनकम्बेंट एक सेक्शन रहता है जो सोचता है कि भाई जो राज्य में सरकार है उसके साथ चलो। लेकिन मुझे इसमें एक जो बात लगती है वो ये है कि राष्ट्रीय जो नेशनल नैरेटिव है उसके बजाय लोकल जो समीकरण है, स्थानीय समीकरण है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि दामोदर यादव ने जो एक ब्लॉक अपना तैयार किया है, क्योंकि दलित वोटों की संख्या वहाँ पर काफ़ी बड़ी है, 50,000 के करीब वोट दलितों के है, और वो अगर कुछ जो पिछड़े वर्ग के भी वोट अगर वो लेके जाते हैं तो एक बड़ा ब्लॉक तैयार करने में कामयाब होंगे। और उनका जो नैरेटिव चलता है वो किस तरह से चलता है, इसमें उसका इस्तेमाल नरोत्तम मिश्रा मैन्योवरिंग में कैसे करते हैं, अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है उसको बढ़ाने में मैन्योवरिंग उनको करनी पड़ेगी। तो वो जो मैन्योवरिंग है, पैंतरेबाजी है, वो बहुत ज़रूरी है इसमें और बहुत अहम दिखाई देगी। और अभी बीजेपी की तरफ विपक्षी दलों का प्रेम उमड़ा चला आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं कोई संकेत नहीं कर रहा हूं और करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि चुनावी इस समय जो भी बिसात है, उस बिसात में दामोदर जी अगर एक चुनाव जीतने की वास्तविक महत्वाकांक्षा के साथ उतरेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव पर प्रभाव डालने वाले एक फैक्टर के तौर पर वो याद किए जा सकते हैं। मनोज, आप कैसे देखते हैं पूरे इस प्रकरण को? और जाहिर तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी अगर मगर की बात ही कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर विजयी होते हैं तो फिर अगला सवाल हम सब यही पूछेंगे कि अगले विस्तार में नरोत्तम जी को कब जगह मिल रही है। और एक बड़ा प्रशंसक वर्ग भी है उनका मध्य प्रदेश में, बीजेपी में, जो हमेशा ये सवाल पूछता है कि हर दृष्टि से योग्यता रखते हैं, और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर तो बड़ा मकबूल कार्यकाल रहा है उनका। तो इन तमाम चीज़ों पर फ्लोर मैनेजर जयप्रकाश जी वो बहुत अच्छे माने जाते हैं जी। देखिए शरद जी, यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जीत कर आते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति ही थोड़ी सी बदल जाएगी। मतलब वो पुराना दौर, पुरानी चीज़ें सब दिखाई देने लगेंगी। तो ये तो सच है, लेकिन जीत कर आते हैं तो। दूसरा क्या है कि जैसा वहाँ की बात चल रही है, उस सीट को मैंने कवर भी किया है, तो वहाँ जातिगत समीकरणों का बहुत ज़्यादा खेल है। कुशवाहा और दलित मिलाकर करीब करीब 75,000 के आसपास पहुँचते हैं, और उसमें यादव या बाकी ओबीसी और मिला लिया जाए तो ये 1 लाख के आसपास पहुँच जाता है। ग्वालियर चंबल में भी इम्पैक्ट है यादव समुदाय के वोटर्स का, और 27,000 के लगभग ब्राह्मण हैं, जिससे गुना में तो बाजी पलटने में बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण यादव वोटर्स का बड़ा हाथ था लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो। और दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने जा रहे हैं,
तो इसका असर, क्योंकि जिस पार्टी से दामोदर यादव खड़े हुए हैं वो आज़ाद भारत पार्टी है, और पिछली बार सेवड़ा में जब वो चुनाव मैदान में थे तो करीब करीब 20-25 हज़ार वोट लेकर वो आ गए थे। तो ये बड़ा वोट होता है किसी भी निर्दलीय या किसी ऐसे पार्टी से चुनाव मैदान में आना। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भी बहुत सारे वीडियो, उनसे बात भी हुई है, दामोदर से भी बात हुई है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा ये अपनी जगह है, लेकिन अभी हाल की परिस्थितियां, अभी हाल में जो मैदान से खबरें आ रही है, क्योंकि दोनों ने मैदान संभाल लिया है, लगातार बीते 2-3 महीने से लोगों के बीच में पहुंच रहे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो अपनी गलतियों को भी जनता के सामने रख रहे हैं। एक वीडियो मैंने उनका देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से कोई गलती हुई होगी, हो सकता है पद में रहते हुए कई बार गलतियाँ हो जाती, और सबक भी लेना पड़ता है। जब आपको हार मिलती है तो उससे सबक भी मिलता है, और कहाँ गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने का मौका भी मिलता है। मुझे लग रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास के बहुत काम किए हैं और बहुत फेवर वहाँ की जनता का उनको मिलता रहा, और जब 2-2.5 साल बीत जाते तो फिर समझ आता है कि हमने एक अच्छे नेता को अपने बीच से खो दिया। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ उनको मिलना चाहिए जैसा दिखाई देता है। लेकिन दामोदर यादव किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मेहनत वो भी कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि यदि राजेंद्र भारती के बेटे मैदान में आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि दामोदर और कांग्रेस बढ़ जाएगी और इसका फायदा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिलेगा। बिल्कुल। और मुझे याद है कि उमा भारती जी से जब बात हुई थी 2010 में, तो उन्होंने ये कह के चौंका दिया था कि हाँ, मैं अहंकार से ग्रस्त थी। तो राजनेता का कई बार जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका आत्मविश्लेषण है, वो भी उसके बड़े पक्ष में जाता है जब वो अपनी त्रुटि को, तथाकथित त्रुटि को या वास्तविक त्रुटि को सार्वजनिक करता है और पब्लिकली उसके लिए माफ़ी मांगता है। तो नरोत्तम मिश्रा अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुके हैं कि गलती मेरी रही ही होगी और अब मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। दिनेश जी, यही बड़ा सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा जी इस बार इस बदले हुए नैरेटिव के साथ हैं कि मुझसे भी गलती हुई होगी, और बीजेपी की और नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो ये चुनावी रथ पर हमेशा सवार रहते हैं। कब हो जाए चुनाव, कल हो जाए तो हम आज तैयारी कर लेंगे। कांग्रेस की मनोदशा ज़रूर अभी ऐसी है, पहले आप राज्यसभा में पीछे छूटे, फिर आपने राज्य सरकार पर हमला बोला और तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद फिर आपकी अंतर्कलह उस सारे मुद्दे पर भारी पड़ी और वो ज़्यादा चर्चा का विषय बनी। ऐसे में कांग्रेस की मनोदशा क्या दतिया उपचुनाव के लिए बड़ी मजबूत हो सकती है? देखिए, वो कांग्रेस की जो परिस्थितियां हैं वो तो शरद जी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं लड़ते। कांग्रेस को जो भी लाभ मिलता है वो या तो भाजपा के कैंडिडेट या भाजपा की जो राजनीति है उसका लाभ मिल जाता है। जब 2023 में हम देख रहे थे कि पूरे प्रदेश में लाडली बहना के कारण सरकार को बहुमत मिल गया, भाजपा जीत गई, तो दतिया आप हार गए, इतने बड़े नेता चुनाव हार गया, तो लोगों को आश्चर्य तो होता है ना कि ये कैसे हो गया। तो वो कांग्रेस की जीत नहीं थी, वो जीत निचले स्तर पर जब वोटर लड़ता है तो फिर परिणाम बदल जाते हैं। इस बार वोटर किसके पक्ष में खड़ा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सहानुभूति भी, हम उस सहानुभूति का कितना लाभ मिलता है राजेंद्र भारती, ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या उनके बेटे को ही लड़ाया जाएगा, क्या पार्टी इस बारे में कोई ऐसा तो नहीं हो कि अपने नए कैंडिडेट या नए समीकरणों पर विचार कर रही हो, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से देख रही हो। क्योंकि ये जो दामोदर यादव की जो चुनौती है वो कांग्रेस के लिए भी तो एक जो है वो अलार्म तो है ही कि कांग्रेस इससे कैसे निपटे। यदि वो संभावित खतरा कांग्रेस को है तो कांग्रेस को निपटने के उपाय भी सोचने पड़ेंगे। फिर राजेंद्र भारती का बेटा कितना उसको जो है उस चुनौती को पूरा कर पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में जो समीकरण है, कोई आश्चर्य नहीं कि मालूम हुआ कि आप नरोत्तम मिश्रा जी के लिए बहुत आसान हो गया चुनाव यदि कांग्रेस का एक निर्णय गलत हो गया, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि वो आखिरी वक्त में अपना निर्णय गलत कर देती है या ऐसा कोई चीज़ आ जाती है जिससे उनकी बाजी पलट जाती है। तो वहाँ का वोटर यदि ये स्वीकार कर रहा होगा, देखिए वहाँ डेवलपमेंट हुआ, कोई मतलब इस बात में दो राय नहीं। इसके बाद 23 में भी, इसके बाद भी चुनाव जो है वो हार गए। तो वोटर क्या रियलाइज कर रहा है कि उनको क्या नुकसान हुआ, क्या वो सहानुभूति मानता है कि नहीं राजेंद्र भारती के साथ अन्याय हो गया, उसके साथ जानबूझकर इस तरह की चीजें की गई। ये भी जनता के बीच कई तरह की चीजें होती हैं और वो लास्ट वक्त किस तरफ कहाँ वोटर चला जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता इस तरह के जब संवेदनशील मुद्दे होते हैं। तो जयप्रकाश जी, आप और हम कई बार वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्हें हम कहते हैं अति महत्वपूर्ण नेताओं की,
हम वहाँ जाते हैं, मनोज आप भी गए हैं, ऐसी कई बार गए हैं, तो हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी कल्ट के खिलाफ एक बेवजह का भी माहौल रहता है कि यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अरे भैया हम तो मज़ा नहीं आ रहा भैया, देखना आप उलट फेर ना हो जाए भैया। और कई बार हो भी जाता है। अटल जी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हारी हैं, दिग्विजय सिंह चुनाव हारे हैं, शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारे हैं। हालांकि कई बार बड़े कद के नेताओं को बहुत बड़े नेताओं के सामने खड़ा कर दिया जाता है, उसका भी एक हार का नतीजा होता है। लेकिन एक बार वहाँ का मतदाता दतिया का ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है। हाँ। अब वो उस एक्सपेरिमेंट में दोबारा जाएगा क्या, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे, हालांकि हम कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं है। हाँ जी नहीं, ये स्थानीय समीकरण चाहे जो भी बने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 2023 में नरोत्तम मिश्रा जी को जो एक नकारात्मक भावना का सामना करना पड़ा, वो शायद अब काफ़ी डाइल्यूट हो गई होगी, मैं ऐसा मानता। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के भीतर स्थिति है कि अगर मान लीजिए, जो अभी बात भी हम कर रहे थे कि सहानुभूति वाला जो फैक्टर है कि राजेंद्र भारती से उनकी सीट छिड़ा ली गई, इसलिए अर्जुन भारती, जो अनुज भारती जिनको कहा जाता है, तो उनको अगर दी जाए तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। ये इस तरह की एक बात है जो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई, उसके पीछे एक ये लॉजिक बनाया है। अब अवधेश जो नायक हैं वो भी एक बड़े दावेदार हैं, तो कांग्रेस इस तरह से भी सोच सकती है कि चूंकि एक ब्राह्मण कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी उतार रही है तो अवधेश नायक को उतारा जाए। तो अब इसमें कांग्रेस के भीतर ज़्यादा देखा जाए दुविधा मुझे दिखाई देती है, क्योंकि तीन तरह की दुविधाएं कांग्रेस के सामने इस समय डिसीजन मेकिंग में है कि क्या वो अनुज भारती को चुने, क्या वो अवधेश नायक को चुने, और दामोदर यादव की जो चुनौती है उसका क्या किया जाए। और सवाल ये है कि नरोत्तम जी के पक्ष में बीजेपी की अक्षौहिणी सेना पूरी ताकत से वहाँ सन्नद्ध रहेगी और लड़ाई के लिए पांचजन्य शंख फूंक देगी। कांग्रेस के लिए वहाँ कमान कौन संभालेगा? ग्वालियर चंबल के जो दिग्गज नेता हैं वो 2020 में ही कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि क्या ये गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे, और क्या दतिया तक उनका इतना प्रभाव है? मनोज, ये भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि चुनाव कैंपेन की कमान कौन संभालेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो अक्षुण सेना की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, मैं उसको कवर कर रहा था 2023 का, और वो अक्षुण सेना ने उनको नुकसान पहुंचाया था। कई बार सर जी कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है तो वो नेता को समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। जनता और कार्यकर्ता दोनों दुखी हो जाते हैं। आमतौर पर मैं जब लोगों से बात कर रहा था तो जो बाहरी लोग उनके साथ काम कर रहे थे, मुझे लगता है उस बात से उन्होंने सबक लिया होगा कि कौन सी केटली कितनी गर्म थी, अब उसको यहाँ रखना है कि नहीं रखना है, और इसीलिए उनको माफी मांगना पड़ रहा है। वो बहुत अच्छे नेता है, बहुत विकासशील नेता है, जनता वहाँ की पसंद करती है, लेकिन जो बीच में जो गैप आया उसको दूर करना उनके लिए चुनौती है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो एक और समीकरण देखने में आ रहा है, ये चर्चा में है कि हो सकता है कि दामोदर और कांग्रेस का समीकरण फिर बैठ जाए, और यदि ये बैठता है सर जी, बहुत दिलचस्प चुनाव होगा, समीकरण बहुत ही दिलचस्प समीकरण। देखते हैं किस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कई बार बहुत ज़्यादा गोला बारूद अपने ही घर में कहीं विस्फोट की आशंका को जन्म देता है। अपने ही गिराते हैं नसीबन पे बिजली। 1998 में एक कब जर्नलिस्ट के तौर पर मैं शहडोल में अजीत जोगी जी का हाई प्रोफाइल चुनाव कवर कर रहा था, और वो अपने साथ पूरी टीम पेंड्रा से और बिलासपुर संभाग से लेकर आए थे, और उसके जवाब में कांग्रेसियों ने एक नारा बीजेपी को दिया, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। और ये गाना इतना बजा वहाँ की दलपत सिंह परस्ते जो हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी एक तरह से आंधी थी, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 80,000 मतों से वो चुनाव दलपत सिंह परस्ते जीते और अजीत जोगी की हार हुई। और तो ये सही बात है कि आपको स्थानीय समीकरणों के मुताबिक ही चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप कोई बड़े दिग्गज नेता हैं, और जितने चतुर और सयाने नेता हैं, नरोत्तम जी निश्चित तौर पर उस श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में हैं। तो इस बार आप देखिएगा कि मनोज ने जो बात कही है और हम सब सहमत हैं कि एक ऐसा चुनाव होगा जिसकी कमान नरोत्तम मिश्रा ही संभालेंगे, और वहाँ अनावश्यक रूप से नेताओं की एक स्टार कास्ट आपको बीजेपी की शायद देखने के लिए ना मिले। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो।